नमस्कार, मैं घनश्याम परमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम स्टार्ट किए हमने यहाँ पर 10th की साइंस को। पिछले क्लास में हमने देखा था एसिड बेस और सोल्ट के पार्ट 1 पर डिस्कस हुआ था। उसमें हमने देख लिया था कि एसिड क्या होगा, है ना। एसिड क्या होगा, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका टेस्ट क्या होगा, ठीक है ना। लिटमस का टेस्ट देख लिया था हमने, सारी चीज़ें देख ली थी यहाँ पर। आज पार्ट 2 में हम थोड़ा सा उससे आगे चलने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, हमको तो आगे चलना ही पड़ेगा ना। आज हम देखेंगे यहाँ पर इंडिकेटर्स वगैरह पर बात करेंगे। वीडियो अब से 30 मिनट से ऊपर की नहीं होगी, अप्रॉक्स 35 मिनट्स ना। डेली की एक वीडियो यहाँ पर आएगी हमें। हमने इस चैप्टर को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पर 8 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 8 दिन वहाँ आराम से कंप्लीट हो जाएगा लगभग, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है, चलते सीधे हम हमारे वर्क स्पेस पर, है ना, जहाँ पर हमें पढ़ाई करना है। अभी हम आ चुके हैं इधर, हमारा एसिड बेस एंड सोल्ट का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। एज यू कैन सी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमने इन तीन चीज़ों को डिस्कस कर लिया था पहले, कि एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा और सोल्ट क्या होगा। एक शॉर्ट रीजन मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जिसको नहीं पता हो एक बार पुराना वीडियो देख ले इधर, पार्ट 1। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। डायरेक्ट गाड़ी चलाने का ट्राई ना करें। गाड़ी यदि आपको चलाना है तो पहले सीखना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सीडेंट होने का खतरा चांस बहुत ज़्यादा है। एसिड के एग्जाम्पल बताए थे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये दो एग्जाम्पल हो गए थे यहाँ पर। पेन चेंज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। बेस का मैंने बताया लास्ट टाइम OH आता है। लास्ट टाइम क्या था, OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये वाला। अगला हमने देखा था यहाँ पर, एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में सोर यानी खट्टे होते हैं, खट्टे और कभी स्वीट होते हैं यहाँ पर। जैसे टमाटर बड़े मज़ेदार। टमाटर है, टमाटर खट्टा होता है। टमाटर जो खट्टा होता है, तो टमाटर के अंदर खट्टा होने का जो रीज़न है वो यह है कि उसके अंदर एसिड पाया जाता है। उसके अंदर एसिड पाया जाता है, इसलिए वो स्वाद में खट्टा है यहाँ पर, ठीक है ना। बेस क्या होगा, बेस होता है टेस्ट में बिटर। तो मान लो हमने कपड़े साबुन खा लिया यहाँ पर, ऐसा होता नहीं। जैसे वॉशिंग जो सोप होती है, वॉशिंग जो सोप होती है कपड़े धोने की, वो टेस्ट में बेटा कड़वी होती है। मैंने टेस्ट कभी की नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा इसके बारे में ना, हमारी बुक में है, NCERT में, CBSE मिल जाएगा, कि जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। टेस्ट में कैसे होंगे, वो बिटर। एसिड जो खट्टी होगी वो एसिड होगी, जो बिटर होगी वो बेस होगी यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर थर्ड हम देखा था pH वैल्यू, 0 से 6 के बीच में है तो एसिड होगा, और 8 से 14 के बीच हुआ तो वहाँ बेस होगा। अब इन दोनों के बीच में कौन 7 बज गया, 7 पर न्यूट्रल होता है, तो साइड में ये बनी इधर, ये हमने इसके बारे में बात कर ली है पहले। अगला हम देखा लिटमस का टेस्ट है यहाँ पर, लिटमस पेपर। ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा और ये रेड से ब्लू में कर देगा, उल्टा कर देगा यहाँ पर। हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाई थी, अनिल नाम से, याद होगा आपको वहाँ पर। ये लास्ट में गया हमारा एग्जाम्पल, ठीक है ना। यही चीज़ें नोट्स के अंदर है पूरी, बिल्कुल सेम, इन पर बातें हुई थी। आज का जो टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा इंडिकेटर से, है ना। इंडिकेटर, नाउ व्हाट इज इंडिकेटर, आखिर क्या होगा इंडिकेटर, ठीक है ना। देखो एक काम करो, डेफिनेशन यहीं पर देख लेते हैं, आगे इसके बारे में जानते हैं साइड वाले ब्लैंक पेज पर। इंडिकेटर क्या होते हैं, दिस आर द सब्सटेंस, या ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे पदार्थ है, विच चेंज, जो चेंज करते हैं। अब क्या चेंज करते हैं, देयर कलर, उनके कलर को चेंज करते हैं, देयर कलर और स्मेल। कभी कलर भी चेंज कर सकते हैं और कभी उनकी स्मेल, जो ओड्यूर बोलते हैं उसका हम, ओड्यूर, कलर या स्मेल को जो चेंज करें एसिड या बेस में डालने पर। यानी कि सिंपल आपको बताऊं, एक काम करो, साइड में हम चलते इधर ब्लैंक पेज पर, एकदम यहाँ पर क्या है, हम बात करेंगे इंडिकेटर के ऊपर, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ अच्छे से इंडिकेटर ब्लैक पेन से। तो मैंने यहाँ पर लिखा, अरे स्टार्टिंग में से क्यों जा रहा है भाई, इंडिकेटर, आई NDI, इंडिया, आई लव माई इंडिया। इंडिकेटर देखो, है ना। अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है, इंडिकेटर, ठीक है ना। तो इंडिकेटर जो यहाँ लिखा है यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या होता है। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस है जो कलर, इसमें क्या होता है, कलर ये स्मेल को चेंज करते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस है जो अपना कलर स्मेल को चेंज कर ले एसिड या बेस में डालने पर, ठीक है ना। ऐसे सब्सटेंस जो अपने कलर या अपनी स्मेल को चेंज कर ले एसिड या बेस में डालने पर, उससे हमें पता लगता है कि वह चीज़ एसिड है या बेस है, वह चीज़ एसिड है या बेस है। मान लो यहाँ पर एक मेरे पास एक इंडिकेटर रखा हुआ, ये वाला मेरे पास एक इंडिकेटर है। मैं
मान लो इसका कलर है यहाँ पर रेड कलर है, ये रेड कलर का कोई सा इंडिकेटर है, ठीक है ना, रेड कलर का है। मैंने तो इसके अंदर एसिड के अंदर डाल दिया, मैंने यदि इसको एसिड के अंदर डाल दिया और यदि इसका कलर रेड से और कोई सा कलर हो गया, हम उसको बोल सकते हैं यहाँ पर कि कन्वर्जन हो गया, यहाँ पर कि वो बेस हो सकता है, एसिड हो सकता है। इसकी स्मेल इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उससे हम पता करते हैं। एक काम करो, इन चीज़ों को हम देखते हैं थोड़ा सा डीप में। यहाँ पर इंडिकेटर की डेफिनेशन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुकी होगी कि इंडिकेटर क्या होता है, जो अपना कलर या अपनी स्मेल को चेंज कर ले एसिड या बेस के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या कहेंगे, इंडिकेटर कहेंगे। इंडिकेटर के तीन टाइप होते हैं मेनली, इंडिकेटर तीन प्रकार का होता है। नंबर वन, एक होता है नेचुरल। कौन सा होगा, नेचुरल इंडिकेटर। जो नाम हमारा नेचुरल, नेचुरल नेचुरल कोई बोलता ना कि यार मैं तो नेचुरल ब्यूटी है, तो नेचुरल जो मतलब पहले से बिल्कुल बचपन से है ना। अब भाई मान लो यहाँ पर नेचुरल है, मैं आपको दो चीज़ दे रहा हूँ यहाँ पर, एक मैंने लिख दिया था चेयर, एक कुर्सी का चेयर हुआ यहाँ पर, कुर्सी चेयर है ना, एक में लिख दिया प्लांट। इन दोनों से मुझे बताओ नेचुरल चीज़ कौन सी होगी, चेयर नेचुरल है या प्लांट नेचुरल है। हम कहेंगे भैया कि जो चेयर है, चेयर तो आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, इस चेयर को इंसान ने बना दिया था यहाँ पर। हमारा आंसर केवल क्या होगा कि जो प्लांट है, प्लांट कैसा है, नेचुरल होगा। ये मुझे इतना बता दे, मान लो घर के बाहर हम बैठे हैं, अचानक से मान ले हमारा विचार हुआ कि बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, अचानक से पेड़ बना दूँ, बड़ा सा पेड़ बना दूँ बरगद का यहाँ पर, ये पॉसिबल है क्या यहाँ पर कि हम पेड़ को बना दें, बिल्कुल असंभव काम है, इम्पॉसिबल है यहाँ पर। हम उसको उगा सकते हैं, एक टाइम बाद धीरे धीरे उसमें ग्रोथ हो जाएगी यहाँ पर अचानक से क्या बना सकते हैं कि उसको यहाँ पर, बिल्कुल नहीं कर सकते। प्लांट एक प्रकार से क्या होता है, एक नेचुरल होता है, प्लांट क्या होता है, नेचुरल होता है। तो देखो नेचुरल इंडिकेटर का मीनिंग क्या होगा कि ऐसे इंडिकेटर जो प्लांट से डिराइव किए जाए, किससे डिराइव किए जाए, प्लांट से, पेड़ पौधों से लिए जाए, उनको हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक होगा लिटमस, लिटमस पेपर, पहले आपने पढ़ा हुआ इसके बारे में, पुराने वीडियो में मैंने बताया था आपको यहाँ पर लिटमस पेपर। अगला हम ले सकते हैं टर्मरिक, हल्दी, हल्दी भैया पेड़ से ली जाती है ना यहाँ पर, टर्मरिक। अब देखो यहाँ पर लिटमस पेपर इंडिकेटर का मैंने बताया था, जब लिटमस पेपर जो होता है यहाँ पर वो हमें टेस्टिंग करके बताता है कि सामने वाली चीज़ एसिड है या बेस है। हम उसको उधर देख लेंगे हम, चल अभी के लिए इतना देखेंगे। नेचुरल इंडिकेटर है जो प्लांट से डिराइव करते हैं, है ना, उसको हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर या टर्मरिक। और नंबर सेकेंड होगा हमारा यहाँ पर नेचुरल के अलावा, वो था सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है ना यहाँ पर। अब यह कैसा होगा, नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इनमें यहाँ। नेचुरल जो बिल्कुल प्लांट से डिराइव किया गया हो, नेचुरल चीज़ों से डिराइव किया गया हो, उसको हम नेचुरल बोल देंगे। अब सिंथेटिक क्या होगा, तो सिंथेटिक के अंदर जो मेन मेड हो, जो क्या हो, मेन मेड हो, इंसान ने बना दिया जिसको, तो किसने बना दिया हो, इंसानों ने बना दिया हो, ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या बोल देंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोल देंगे। अब थर्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, थर्ड होगा बेटा यहाँ पर ओ, ऑल फैक्ट्री वाला, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। यदि बोलने की स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो अपने मोबाइल के में से स्पीड को थोड़ा सा 0.75 पर कर ले, 0.75 पर, है ना, स्पीड थोड़ा सा कम कर लीजिए इधर। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, थर्ड ऑल फैक्ट्री में स्टार्टिंग वर्ड क्या आ रहा है, ओ, पहला वर्ड क्या है यहाँ पर, ओ से हम लोग कनेक्ट करेंगे ऑड्यूर, ओ से हम क्या याद करेंगे, ऑड्यूर, ऑड्यूर मतलब क्या होता है, स्मेल, उसकी स्मेल चेंज हो जाए। अभी देखा हमने इंडिकेटर क्या होता है, जो कलर, देखो हम ऊपर देखा जस्ट यहाँ पर, ये वाला जो कलर या स्मेल को चेंज कर ले, कलर या स्मेल को चेंज कर ले और हमें बताए कि वह चीज़ एसिड है या बेस है। हमसे कहते हैं भैया ये तो एसिड है या बेस है, उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर थर्ड टाइप है। ऑल फैक्ट्री में स्टार्टिंग ओ आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर, ओ से हमको याद करना है ऑड्यूर, ऑड्यूर मतलब होता है स्मेल। यानी ऐसे इंडिकेटर इनको एसिड या बेस में डालने पर, देखो सिंपल क्या होता है, जब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर को हम एसिड के अंदर डालते हैं तो उसकी स्मेल में इंक्रीजमेंट होता है, और बेस में डालते हैं ना तो उसमें डिक्रीजमेंट होता है, कमी होती है ना। तो ऐसे इंडिकेटर जिनको एसिड के अंदर हम डालेंगे तो उसकी स्मेल बढ़ जाएगी, उसकी स्मेल क्या होगी, बढ़ जाएगी, और बेस में डालेंगे तो स्मेल कम हो जाएगी, है ना। यदि समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम जाते हैं हम नोट से की ओर एक बार, ठीक है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ
इंडिकेटर्स। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में क्या क्या होगा? नंबर 1 नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। ये तीनों जो पर बात की थी हमने यहाँ पर। अब नेचुरल इंडिकेटर क्या होगा? व्हाट इज नेचुरल इंडिकेटर? अभी हमने उधर देखा, यहाँ पर स्पीडली देख लेते इसको थोड़ा सा। दोस इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स फाउंड जो पाए जाते हैं कहाँ पर? इन नेचर, नेचर में। इन प्लांट्स, पेड़ पौधों इनसे डिराइव किए गए यहाँ पर मान लो। आर कोल्ड, इनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? नेचुरल इंडिकेटर कहेंगे उनको यहाँ पर। ठीक है, इतना कि ऐसे इंडिकेटर जिसको हम प्लांट से डिराइव करते हैं उसको हम नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। अब इसका क्या लिखा नीचे? एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम में इसके एग्जाम्पल जरूरी है यहाँ पर, है ना। तो ए मतलब एसिड होगा यहाँ पर, जो ए लिखा ना ये वाला, ग्रीन कलर कर रहा हूँ उस पर। ए मतलब एसिड, बी मतलब ये वाला बेस। ठीक है। नंबर 1 एग्जाम्पल हमारा लिटमस पेपर का। जब ये लिटमस पेपर होता है, मान लो एक रेड लिटमस पेपर को यदि मैं एसिड के अंदर डाला, यहाँ पर आर लिखा है, कलर भी ले लेता हूँ एक काम करो रेड में। मान लो मैंने रेड लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डाला तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड को यदि एसिड के अंदर डाला तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू के अंदर। तो इधर ब्लू वाला, रेड को मैं डाला एसिड के अंदर तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और बेस के अंदर ही ब्लू डालूंगा तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। वही वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में। उसी प्रकार देखो टर्मरिक का एग्जाम्पल एक नेचुरल होता है। जो टर्मरिक होता है वो नेचुरल इंडिकेटर एग्जाम्पल होता है। टर्मरिक ये येलो कलर की होती है। जो हल्दी होती है कौन से कलर की होगी? येलो की। मान लो जब येलो हल्दी को मैं एसिड के अंदर डाल रहा हूँ, येलो हल्दी को जब मैं एसिड के अंदर डाल रहा हूँ, यदि वो रेड हो जाती है, वो क्या हो जाती है? वो रेड हो जाती है। तो वहाँ चीज़ एसिड है, वहाँ चीज़ क्या है? एसिड है। और अब उसी रेड को यदि मैंने बेस के अंदर डाल दिया और वहाँ येलो में कन्वर्ट हो जाए तो वहाँ बेस होगी। कलर चेंजिंग प्रोसेस हो रही है। ये क्या हो रहा है? कलर चेंजिंग प्रोसेस। ठीक है। नेचुरल क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो इधर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। यहाँ लिखा है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होगा? यहाँ पर जो मैन मेड होते हैं, तो कैसे होंगे? मैन मेड, जिसे किसने बनाया होगा? इंसानों ने। मैन मेड इंडिकेटर्स, मैन मेड इंडिकेटर आर नॉन एज, जिसको इंसान बनाए उसको हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर नॉन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है ना। यहाँ पर जिसको इंसान ने बना दिया वो सिंथेटिक हो गया, जो नेचुरल मतलब पहले से बना हुआ है वो नेचुरल इंडिकेटर होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखो यहाँ पर। एग्जाम्पल काम के हमारे लिए बहुत, मिथाइलिन ऑरेंज नंबर 1 एग्जाम्पल, मिथाइलिन ऑरेंज। नंबर 2 फिनोप्थेलियम। नंबर 2 कौन सा होगा? फिनोप्थेलियम। नंबर 1 मिथाइलिन ऑरेंज, नंबर 2 फिनोप्थेलियम। ठीक है ना। 2 एग्जाम्पल है। वही चीज़ यहाँ पर, ए मतलब एसिड, बी मतलब बेस। जो मिथाइलिन ऑरेंज होता है वो रेड कलर का होता है यहाँ पर, तो इतना डीप में पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे, फिर भी देख लेते हैं। जो मिथाइलिन ऑरेंज होता है वो रेड कलर का होगा। कौन से का? रेड का। जब उसको हमने एसिड के अंदर डाला, रेड से कन्वर्ट हो जाएगा येलो में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो? येलो में। जब मिथाइलिन ऑरेंज रेड से येलो में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको कह सकते हैं कि वह चीज़ एसिड थी। जिसमें हमने इसको डाला था ना मिथाइलिन ऑरेंज को, वह चीज़ एसिड थी। यदि बेस के अंदर मैं येलो डालता हूँ वो रेड में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वो चीज़ बेस है। उसी प्रकार फिनोप्थेलियम एक कलरलेस होता है, बिना कलर का होता है ना, एक कलरलेस होता है। लेकिन इसको एसिड के अंदर डाल दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वॉयलेट कलर में। ठीक है ना। ये वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि बेस के अंदर मैंने वॉयलेट कलर डाल दिया तो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये टाइप्स है सिंथेटिक इंडिकेटर्स के। नंबर 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर, जो अपनी स्मेल को चेंज कर ले, है ना। दिस सब्सटेंस या ऐसे सब्सटेंस है हैव डिफरेंट ऑडियोर। अलग अलग ऑडियोर होती है इनके यहाँ पर। एसिड में अलग होगी और बेस में अलग होगी। डिफरेंट ऑडियोर इन एसिड एंड बेसेस। ठीक है ना। यहाँ पर देखो नंबर 1 वेनिला लिखा है यहाँ पर। वेनिला, वेनिला जो फ्लेवर होता है, जो आइसक्रीम वगैरह बनती है इससे, इसको मैं एसिड के अंदर डालूंगा तो इसकी जो स्मेल है वो इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पर ऊपर लगा ना एरो यहाँ पर, इसका मतलब है कि इसकी जो स्मेल है वो इंक्रीज हो जाएगी। और बेस के अंदर डाल दिया तो स्मेल पूरी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। वैसे जो क्लोव ऑयल, लौंग का जो तेल होता है, उसको यदि मैं एसिड के अंदर डाला तो स्मेल इंक्रीज होगी, और बेस के अंदर डालूंगा तो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। ये चीज़ें एसिड में इंक्रीज होती है दोनों केस में, और बेस में एक में तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और एक में डिक्रीज होगी। मेनली इतना याद रखना, एसिड में इंक्रीज होगी और बेस में डिक्रीज होगी। एक बार देख लो हमने क्या चीज़ देखी इनके बारे में। नेचुरल इंडिकेटर्स लिटमस पेपर और टर्मरिक होगा। सिंथेटिक इंडिकेटर्स
मेथाइलिन ऑरेंज और फिनोक्थिलियम होगा। और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वेनिला, एक क्लोव ऑयल लिख सकते हैं हम एग्जाम्पल, ठीक है ना। देखो आगे चीज हम देखेंगे रिएक्शन बिटवीन एसिड और मेटल, रिएक्शन बिटवीन एसिड और मेटल। उससे पहले देखो यहाँ पर रिएक्शन इनके बीच में बिटवीन एसिड और मेटल। मान ले भाई मेटल, आपके पास टेबल है, स्टूल है, कोई सी चीज है ना। आपका मान लो दरवाजा जो गेट है, मेन गेट है, एंट्री गेट, मान लो लोहे का बना हुआ है। लोहा आयरन एपी पता 26 पर आता है, वो एक मेटल है। आयरन क्या है, मेटल है ना, क्योंकि उसको हम पीटते हैं तो आवाज आती है। चादर बना सकते हैं उसके ना, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में मेटर वाले चैप्टर में। यहाँ पर वो मेटल है यहाँ पर। तो यदि मान लो कोई सा लोहे के हमारे पास एक टुकड़ा पड़ा है, उसके ऊपर यदि मैं एसिड डाल रहा हूँ तो क्या होगा, क्या रिएक्शन होगी। देखो उसको हम बिल्कुल सिंपल सीखेंगे यहाँ पर। चलो 10 मिनट्स अपना फोकस यहीं पर रखे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर, बिल्कुल एक बार में पूरा क्लियर हो जाएगा ये वाला टॉपिक। तो मान लो यहाँ पर मेरे पास एक मेटल है, मेरे पास क्या है, मेटल है। मेटल को किससे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, किससे मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड के साथ कंबाइन कर रहे हैं, मेटल और एसिड का, ठीक है ना। फिर कुछ देर बाद ही हम देखेंगे मेटल और बेस का, ठीक है ना। ये दोनों चीज मेन है, एसिड और बेस। पहले मेटल को हमने रिएक्ट करवाया था एसिड के साथ, मेटल का रिएक्ट हुआ यहाँ पर बेस के साथ। तो क्या चीज मिलेगी हमें यहाँ पर, है ना। क्या होगा यहाँ पर रिएक्ट होने के बाद, ये रिएक्शन में क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, RHS पर, RHS साइड पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर मेटल और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा सबसे पहले तो सोल्ट, सोल्ट, और मिलेगी हाइड्रोजन गैस, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। उसी प्रकार जब मेटल और बेस आपस में कंबाइन होंगे तो भी सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पर मेटल और एसिड को कंबाइन किया, दोनों की रिएक्ट हुई, यहाँ पर आपस में रिएक्शन हुई, तो RHS साइड पर हमें मिला सोल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किन चीज़ों की फॉर्मेशन होती है, तो हमारा आंसर होगा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। उसी प्रकार देखो मेटल और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो भी सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनेगी यहाँ पर, ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखो थोड़ा सा, तो मान लो मैं नाम भी दे दूँ आपके लिए, यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया, पॉइंट नंबर 1 दे दिया, ठीक है ना। अब देखना पॉइंट नंबर 2 का कॉन्सेप्ट क्या होगा। मैं लिख दिया यहाँ पर 2। पहले रिएक्ट हुआ था मेटल और एसिड के बीच में, अब वो देखना मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस वही वाला पुराना वाला एसिड, और ये वाला मेटल कार्बोनेट प्लस, क्या लिख दो यहाँ पर भैया, हम क्या लिख दें यहाँ पर, पहले एसिड लिखा था, यहाँ पर एसिड लिखा था, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बेस अंकल। हम क्या लिखें यहाँ पर, बेस अंकल, ठीक है ना। वही वाला बिल्कुल सेम कि मेटल, अब देखो पहले मेटल था केवल, ओनली ये वाला मेटल था, यहाँ पर मेटल कार्बोनेट हो गया, 2 वर्ड हो गए, मेटल कार्बोनेट। जब मेटल कार्बोनेट को हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया यहाँ पर, नीचे मेटल कार्बोनेट को हम बेस के साथ रिएक्ट करवाया यहाँ पर, तो फिर से कुछ फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। जैसे ऊपर सोल्ट और हाइड्रोजन गैस मिली थी, वैसे यहाँ पर हमें कुछ मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा, सबसे पहले सोल्ट उसमें था, इसमें सोल्ट मिलेगा। अगली बात इसमें हमको मिलेगा CO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब 2 ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अगली चीज हमको मिलेगी H2O, पानी, है ना, पानी, पानी जल, वाटर का फॉर्मूला H2O, पता होगा इधर तो है ना। अगला देखो यहाँ पर जब मेटल कार्बोनेट का हमने एसिड के साथ देख लिया, तो हम देखेंगे मेटल कार्बोनेट का बेस के साथ। तो आपको जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, इसके बीच रिएक्शन होती ही नहीं, केवल एसिड के साथ ही होगी। अभी तक मैंने देखो आपको बताया पहले मेटल और एसिड का कॉन्सेप्ट, मेटल और बेस का कॉन्सेप्ट, दोनों में एक ही चीज़ बन रही थी, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। वैसे हमने नीचे देखा मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ, हमको मिला सोल्ट CO2 और H2O, और मेटल कार्बोनेट का बेस के साथ कोई रिएक्ट होता ही नहीं। थर्ड कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर, पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब थर्ड वाला बिल्कुल आखिरी वाला, ये तो बहुत सिंपल है, थर्ड वाला सबसे सिंपल है ना, मेरा फेवरेट है थर्ड वाला। देखो पहले मेटल लिखा था, इसमें मेटल लिख दिया यहाँ पर, तो इन दोनों मेटल और कार्बोनेट के बीच में एक वर्ड ऐड करना है मुझे, वो क्या होगा, हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट है ना, नंबर 1 हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन
कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब किसके साथ रिएक्ट करेगा ये, ऊपर देख लो इधर, एसिड के साथ, फिर से वही वाला एसिड के साथ। नीचे फिर से लिखता हूँ मेटल हाइड्रोजन, और ये होगा कार्बोनेट, कार्बोनेट। अब किसके साथ रिएक्ट करेगा ये वाला, बेस के साथ, ठीक है ना। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, पहले एसिड के साथ फिर बेस के साथ, फिर से कुछ फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। अरे घबराना नहीं भाई, देख इधर जो ऊपर बना ना सेकंड वाले केस में, वही चीज इसमें बनेगी, देखना इधर। इसमें सोल्ट बना था, इसमें सोल्ट बना दो आग बंद करके यहाँ पर। इसमें CO2 बना था, इसमें CO2 बना दो यहाँ पर। इसमें H2O बना था, इसमें भी H2O बना दो, बिल्कुल सेम, ये और ये वाला सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट। अब यदि एसिड वाला कॉन्सेप्ट सेम है, बेस वाला भी सेम होगा। फिर से खुशी होगी आपको जानकर कि नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी भाई, कोई रिएक्शन नहीं होगी। देखो पहला क्या था, मेटल और एसिड का, और मेटल और बेस का। ऊपर वाले दोनों केस में सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनी थी, ठीक है ना। यहाँ पर फिर हम देखा था मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ में और बेस के साथ में, सोल्ट CO2 और H2O बन गया था, और बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं थी। थर्ड हम देखा था मेटल कार्बोनेट के बीच में हाइड्रोजन अंकल आ गए थे, उसमें क्या हुआ था, हमें कोई मतलब नहीं हाइड्रोजन आए कोई भी आए, हमें सोल्ट CO2 और H2O ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे जब बेस के साथ रिएक्ट हुआ, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। चलो हम थोड़ा सा एक बार नोट्स में देख लेते हैं क्या हम सही पढ़ रहे हैं क्या, ये चीज़ है ना, ये करना काफ़ी ज़रूरी है। देखते हैं एक बार कहाँ था ये वाला, देखो इधर यहाँ पर लिखा हुआ है, मार्कर में चेंज कर लेता हूँ, ये नहीं, थोड़ा सा और कोई सा चेंज किया जाए, ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं। देखो यहाँ पर एसिड और मेटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जो मैंने आपको उधर बताया था, मेटल और एसिड आपस में कंबाइन हो रहे हैं, किनकी जो फॉर्मेशन हो रही है, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस की, ठीक है। यहाँ पर सोल्ट और हाइड्रोजन गैस, नीचे एग्जाम्पल दिया है, आप चाहो इसको भी याद कर लेना यहाँ पर। यदि आपको ये याद है कि कौन सा एसिड होगा तो आपस में कर लोगे यहाँ पर, जब चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ा होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला, आप ये चीज़ें कर लोगे है ना आसानी से। H2SO4 है यहाँ पर, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेटल मैंने आपको बताया था आयरन, Fe यहाँ पर, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट हुए, FeSO4। अरे भाई ये तो रिएक्शन भी है, याद करो कौन सी रिएक्शन है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, याद आया थोड़ा बहुत याद आया थोड़ा बहुत। Fe भैया थोड़े पावरफुल थे, SO4 को छीन लिया इनने, H2 को अलग कर दिया यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। एसिड और जब मेटल आपस में कंबाइन हुए तो फॉर्मेशन हुई सोल्ट और हाइड्रोजन गैस की। उसी प्रकार जब नीचे हम गए यहाँ पर, यहाँ लिखा है नीचे रिएक्शन, रिएक्शन है बिटवीन, बीच में, किनके बीच में, बेस और मेटल के, किनके बीच में, बेस और मेटल के बीच में। यहाँ पर देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, तो बेस और मेटल आपस में कंबाइन हुए तो फॉर्मेशन हुई थी सोल्ट की और हाइड्रोजन गैस की, ठीक है ना। फिर से सोल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो गई थी। एग्जाम्पल देख लो भैया, 2 कहाँ से आ गया स्टार्टिंग में यार, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, तो भैया देखो उधर बैलेंस केमिकल जो इक्वेशन होती है, आपको पता हुआ LHS और RHS को हम इक्वल करते हैं तब आगे लगाते हैं हम यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जिंक हो गया मेटल, जिंक मेटल, सोडियम जिंकेट बन गया, और ये हाइड्रोजन गैस बनी यहाँ पर। आप ऊपर का याद कर लेना, यहाँ पर एग्जाम में हमसे पूछेगा केवल इतना सा कि जब बेस और मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो किन चीज़ों की फॉर्मेशन होती है, तो हमारा आंसर होगा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस की, ठीक है ना। ये लिखा सोडियम जिंकेट, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना सोडियम जिंकेट का, Na2ZNO2, ठीक है। अब देख लेना अगला हमने क्या देखा था इसके अलावा, ये होगा एसिड और बेस वाला का, हम देखा था रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट का, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना। मेटल कंप्लीट हो गया था, अब आ गया मेटल कार्बोनेट, किसके साथ, एसिड के साथ, ठीक है ना। पहले एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट ले लिया हमने यहाँ पर, और हमने एक एसिड ले लिया, ठीक है ना। इतने देखो केवल मेटल कार्बोनेट और एसिड, क्या चीज़ मिली थी हमें, सोल्ट, CO2 और H2 यहाँ पर, ठीक है ना। ये चीज़ें एग्जाम पूछेगा हमसे, जब मेटल कार्बोनेट और एसिड आपस में कंबाइन होंगे तो किन चीज़ों की फॉर्मेशन होगी, तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या होगा, सोल्ट, CO2 और H2O, ठीक है ना। यहाँ पर सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, नीचे वही एग्जाम्पल दिया उसका, सोडियम कार्बोनेट दे दिया यहाँ पर, Na2CO3 दे दिया, एक एसिड है आपस में कंबाइन हुए, तो क्या हुआ, इस इक्वेशन बैलेंस की, उसके बाद ऐसी कुछ इक्वेशन बन गई यहाँ पर CO2 और H2O वाली। अब देखो इसके बाद
रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट की बेस के साथ कोई होती नहीं, हमने पढ़ा था उधर जस्ट साइड में भी इधर। हम आ गए नीचे, रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। आखिरी वाला कॉन्सेप्ट जो मेरा फेवरेट है, रिएक्शन देखना हमें किनके बीच में, मेटल कार्बोनेट तो था पहले से, उनके बीच में कौन आया था, हाइड्रोजन आया था। रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड, एसिड के साथ में। तो अब नीचे हम लोग देखते हैं इधर साइड में, जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ में, किस साथ, एसिड के साथ में, तो किन चीजों की फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट, CO2 और H2O, सॉल्ट, CO2 और H2O। अब देखो एग्जांपल दिया है NaHCO3, पता है फॉर्मूला किसका है, बेकिंग सोडा। किचन में कौन कौन काम करती है, बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट, ना याद करवाया था मैंने पहले, सोडियम बाई कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में कंबाइन हुए, देखो ये सोल्ट बन गया, ये CO2 H2O, तीनों सेम बिल्कुल है ना, तीनों में सेम है बिल्कुल। एक बार थोड़ा साइड में रिवाइज कर लेते हैं, हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहला जो बना था हमारा ये वाला, देखो पहले हमारा था मेटल, मेटल का था, और फिर ये मेटल का एसिड के साथ था और मेटल का बेस के साथ था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनी थी, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनी थी। अब देखना नीचे वाली इसमें यहाँ पर, अब मेटल के साथ कार्बोनेट जुड़ गया इसमें, तो क्या जुड़ा, कार्बोनेट, इसमें केवल कार्बोनेट जुड़ा, एसिड और बेस के साथ जब रिएक्ट हुआ, इसमें सॉल्ट, CO2 और H2O बना, सॉल्ट, CO2 और H2O, और बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं थी। थर्ड हम देखा था इसमें क्या चीज ऐड हुई थी, इन दोनों के बीच में आ गया था हाइड्रोजन। अब क्या आया था यहाँ पर, हाइड्रोजन आ गया था बीच में, फिर से वही रिएक्ट हुई, यहाँ पर फॉर्मेशन हुई थी यहाँ पर सोल्ट की, CO2 की और H2O की, इसमें कोई रिएक्शन नहीं थी, है ना। आई होप कोई डाउट होगा नहीं इसमें यहाँ पर बिल्कुल भी। और अब हम देखते थोड़ा सा एक फन फैक्ट क्या था हमारा, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हम कैसे पता करेंगे, मान लो कि यार एक हमारे पास पानी से भरा हुआ, मान लो एक वेसल से कोई सी भगोनी वगैरह कोई सी चीज़ है ना, उसके अंदर कोई चीज़ बॉईल हो रही है, गर्म हो रही है मान लो, है ना। आप सीधा इतना मानो यहाँ पर कि हमारे पास एक कोई सा वेसल्स है, उसके अंदर पानी रखा है, वो उबल रहा है, उबलते उबलते मान लो आपको पता होगा इवोपरेशन में वेपर्स उड़ते हैं गैस की फॉर्म में, इवोपरेशन एक प्रोसेस है ना, और सोल्ट सेपरेट करते हैं हम यहाँ पर। मान लो एक कोई सा बर्तन वगैरह है, उसके अंदर से पानी गर्म हो रहा है, कोई सी चीज़ गर्म हो रही है, तो कुछ वेपर्स वहाँ पर इवोपरेट होंगे, उड़ने लगेंगे। हम कैसे पता करेंगे वो चीज़ हाइड्रोजन गैस है और कोई सी गैस है ना, वहाँ कौन सी गैस है उसको हम देख लेंगे एक बार। उसी पर देखो हम क्या करेंगे उसके लिए, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, हमको टेस्टिंग करना है हाइड्रोजन गैस की। उसके अंदर लिखा है कि जब हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की जो गैस होती है, रिलीज कैन बी टेस्ट, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग, क्या लाएंगे, क्या ब्रिंग करेंगे हम, बर्निंग कैंडल। एक जलती हुई कैंडल को मान लो आप वहां उसके पास लेकर आ रहे हो, उस भगोनी के ऊपर जब आप लेकर आ रहे हो, वेसल्स के ऊपर जब आप लेकर आ रहे हो, तो हम देखेंगे जो वेपर्स है, यदि वो ब्रस्ट होने लगे, यहाँ पर फूटने लगे, वो क्या करने लगे, फूटने लगे, एक पॉप साउंड के साथ में, एक पॉप साउंड के साथ यदि फूटने लगे, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ गैस कौन सी होगी, वहाँ गैस होगी हाइड्रोजन गैस, वहाँ गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। तो साइड में आपको समझाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा ऊपर से चला गया हुआ, मान लो यहाँ पर एक कोई सा बर्तन रखा हुआ मान लीजिए ना, डायग्राम बहुत अच्छे बनाता हूँ मैं, या मान लो यहाँ पर इसके अंदर पानी है, इसके अंदर क्या है, पानी है, ठीक है ना, इसके अंदर पानी है, नीचे से मान लो हम इसको हीट दे रहे हैं बिल्कुल, यहाँ से हम इसको हीट दे रहे हैं बिल्कुल, ये वाला, ये मान लो हम इसको हीट दे रहे हैं, ये गर्म हो रही है, ठीक है ना। गर्म होने पर क्या होगा, इसके अंदर से कुछ पानी की जो भाप बनकर या वेपर्स बनकर इसके अंदर से उड़ना स्टार्ट होगा, है ना, वेपर्स इसके अंदर से उड़ना स्टार्ट होंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। हमें पता करना है भाई जो वेपर्स है इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। हम उसको कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, एक कैंडल जो वेक्स होगा, एक मोमबत्ती होगी, उसको हम इसके पास लेकर जाएंगे, इसके हम पास लेकर जाएंगे, पास लेकर जाएंगे तो ये वेपर से ये फूटने लगे, ये क्या करने लगे, बस्ट होना स्टार्ट हो जाए, फूटना स्टार्ट हो जाए, एक पॉप साउंड के साथ, एक पॉप साउंड के साथ फूटना स्टार्ट हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेपर थे ये क्या थे, हाइड्रोजन गैस थे, इन वेपर्स में क्या थी, हमारी हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है ना। आज का आई होप मुझे आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये कॉन्सेप्ट पूरा, ऐसा लगता है मुझे कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इंडिकेटर्स को हमने पढ़ा यहाँ पर, और फिर हमने देखा था ये रिएक्शन एसिड और बेस की अलग अलग मेटल के साथ, फिर मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है ना।
आज के लिए रखते हैं हम इस वीडियो में इतना ही, कल से फिर से स्टार्ट करेंगे हम। वीडियो की साइज होगी थोड़ी छोटी के लिए ना, 30 मिनट्स आखिरी ना। यदि समझ में नहीं आता तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, अदरवाइज मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए रखते हैं केवल इतना ही। टेक केयर, तब तक करिए विश्राम, करते करते रहिए रिवाइज। मिल देंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना।